वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे MCX के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, मोड देखेंगे, ये पैसा कैसे कमाते हैं वो देखेंगे और एंड में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। ठीक है। सो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ये इंडिया की लीडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है कमोडिटीज के डेरिवेटिव्स में। यहाँ पे कमोडिटीज की ट्रेडिंग नहीं होती है। कमोडिटीज मतलब गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो MCX पे लोगों को लगता है कि कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है कि मुझे अगर गोल्ड खरीदना है तो मैं MCX पे जाके खरीदूंगी। नहीं, यहाँ पे कमोडिटी के डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है, जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस। ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है? देखो, कमोडिटीज की जो प्राइस होती है वो बदलती रहती है। आज कमोडिटी की प्राइस ऊपर, कल नीचे। ठीक है। कुछ महीने ऊपर चलती है, कुछ महीने नीचे चलती है। तो कमोडिटी की प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होती है। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर है या जो बिजनेसमैन है जो कमोडिटी में डील करता है, उसको चाहिए कि कमोडिटी की ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो फ्लक्चुएटिंग प्राइस है वो उससे बचा रहे। ठीक है। तो ये कैसे होता है? मान लो मैं सोयाबीन ऑयल बनाती हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए कमोडिटी क्या हो गई? सोयाबीन। तो आज से 6 महीने बाद मुझे सोयाबीन चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि 6 महीने बाद प्राइस क्या होगी। मुझे चाहिए कि मेरी प्राइस फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, क्योंकि कमोडिटीज की प्राइस तो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मुझे 6 महीने बाद पता नहीं कि कमोडिटी की प्राइस क्या रहेगी। तो मुझे चाहिए एज अ मैन्युफैक्चरर कि मेरी प्राइस कांस्टेंट रहे, मुझे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए। मैं अभी ही मेरी प्राइस डिसाइड करके रखूँ। राइट। ऐसे में मैं सोयाबीन के फ्यूचर्स खरीदूंगी। तो मान लो मैंने सोयाबीन के फ्यूचर्स खरीदे 100 रुपए के। ठीक है। 6 महीने बाद मैं मार्केट में सोयाबीन की प्राइस चल रही है 150 रुपीज। देखो, मैंने यहाँ पे सोयाबीन के फ्यूचर्स खरीदे, सोयाबीन नहीं खरीदा। तो 6 महीने बाद सोयाबीन की प्राइस चल रही है 150। तो मैं सोयाबीन मार्केट से ही खरीदूंगी 150 में। तो आप बोलोगे क्या फायदा? तो वहां जो मैंने 150 दिए, ठीक है, और यहाँ जो मैंने 100 रुपया फ्यूचर्स का दिया, तो ये सेटल हो जाएगा। कैसे? वहां से मैं 150 रुपीज में सोयाबीन खरीदूंगी और यहाँ पे जो मैंने 100 रुपए के फ्यूचर्स खरीदे थे, यहाँ भी मुझे वो 150 रुपीज के हो जाएंगे आसपास। राइट। तो यहाँ मुझे 50 रुपए का फायदा हो गया। तो बेसिकली वहां जो मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो गया। तो मेरी नेट प्राइस कितनी हो गई? 100 रुपया। राइट। 150 वहां पे मैंने दिया, 50 रुपीज वहां पे एक्स्ट्रा दिए, यहाँ पे 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सो मैंने मेरी डिजायर्ड प्राइस जो थी 100 रुपया, मैंने उतनी ही 100 रुपया दी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने हेजिंग किया। 6 महीने बाद मुझे पता नहीं है प्राइस क्या होने वाली है, तो उसके वजह से मैंने फ्यूचर्स खरीदे और अपनी प्राइस डिसाइड कर दी। राइट। तो ये होता है ये जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है, ये होता है MCX के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हेजर्स होते हैं, जैसे अभी जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया उसको बोलते हैं हेजिंग। ठीक है। तो एक पार्टिसिपेंट्स हैं हेजर्स, दूसरे लोग हैं ट्रेडर्स या स्पेक्यूलेटर्स। तो यहाँ पे ये लोग, इनको हेजिंग से कोई मतलब नहीं है। ये जो डिमांड सप्लाई या जो कमोडिटीज की फ्लक्चुएशंस है उसका फायदा उठा के ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। थर्ड है आर्बिट्राजर्स। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो अगर एक स्टॉक NSE पे और BSE पे दोनों लिस्टेड है, सपोज NSE पे 100 रुपए में मिल रहा है, BSE पे 100 रुपए में मिल रहा है, तो आप NSE से 100 रुपए में खरीद के 101 पे बेच दोगे। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो MCX का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है। तो बेसिकली 4 से 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखते होंगे, लेकिन बेसिकली मेजॉरिटी रेवेन्यू कंपनी कमाती है ट्रांजैक्शन फीस से। अब ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन फीस इनको हर एक ट्रेड के पीछे मिलती है। तो जितने ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे डेरिवेटिव्स की, उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस इनको मिलेगा। ठीक है। तो जितने ज्यादा लोग इधर आएंगे, जितने ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेंगे, उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस इनको मिलेगा। पहली एक चीज। सेकेंड ये कि इनको जो ट्रांजैक्शन फीस मिलती है वो अमाउंट ट्रेडेड पे मिलती है। मतलब जितने अमाउंट का ट्रेडिंग होगा उतने अमाउंट पे मिलती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी की प्राइस कितनी है, या कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है या कम है। इसको समझते हैं। मान लो कमोडिटी की प्राइस पिछले साल थी 100 रुपया, तो इनको ट्रांजैक्शन फीस उस 100 रुपए के बेस पे मिली। ठीक है। इस साल अगर कमोडिटी की प्राइस है 150 रुपया, तो इनको जो ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी वो 150 के बेस पे मिलेगी। तो अगर इसको और एक एग्जाम्पल से समझे, पिछले साल सपोज 100 लोगों ने ट्रेडिंग की, ठीक है, और कमोडिटी की प्राइस थी 100 रुपए, और इस साल भी मान लो 100 लोगों ने ही ट्रेडिंग किया, लेकिन कमोडिटी जैसे फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कमोडिटी की इस साल प्राइस थी 150 रुपए। तो भले
लेकिन अब जैसे कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो इनको, जैसे मैंने कहा कि इनको जो ट्रांजैक्शन फीस है अमाउंट ट्रेडेड पे मिलती है। तो इस साल कमोडिटी की प्राइस 150 रुपया है, तो 150 के बेस पे इनको रेवेन्यू मिलेगा। तो भले ही 100 लोगों ने ही ट्रेड किया, भले ही पिछले साल भी 100 लोगों ने किया, इस साल भी 100 लोगों ने किया, लेकिन क्योंकि कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई इसके वजह से इनका रेवेन्यू भी बढ़ गया। तो 95 to 96% ये लोग इस ट्रांजैक्शन फीस से ही पैसा कमाते हैं। बाकी का जो है, जैसे इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वहाँ से डिविडेंड या इंटरेस्ट इस पे पैसा कमाते हैं, फिर टर्मिनल चार्जेस होते हैं उस पे पैसा कमाते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं उस पे पैसा कमाते हैं। तो लेकिन बेसिकली ट्रांजैक्शन फीस से ही ये पैसा कमाते हैं। अब इनका जो, जैसे मैंने कहा, इनका जो बिजनेस है थोड़ा सिक्लिकल है। मतलब क्या, ये पूरा डिपेंड करता है कमोडिटीज पे। तो अगर कमोडिटी ने अच्छा परफॉर्म किया तो इनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होगा, अगर कमोडिटी ने बुरा परफॉर्म किया तो इनका रेवेन्यू भी बुरा होगा। तो कमोडिटीज जैसे सिक्लिकल है कि कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे इनका बिजनेस भी सिक्लिकल है, क्योंकि 95 to 96% इनको पैसा ट्रांजैक्शन फीस पे आता है और ये ट्रांजैक्शन फीस डिपेंड करती है कमोडिटीज ने कैसा परफॉर्म किया। तो आपने देखा होगा, अगर आप इस MCX को ट्रैक कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद ये कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी अफेक्ट हुआ। मतलब स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर गया। क्यों गया? लॉकडाउन के बाद जब गवर्नमेंट ने पैकेजेस लाए, ऑल ओवर वर्ल्ड गवर्नमेंट पैकेजेस लाए, इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया, इसके वजह से कमोडिटीज की प्राइस एकदम ऊपर चली गई। आयरन ओर बोल लो, एल्यूमिनियम बोल लो या कुछ मेटल्स बोल लो, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके वजह से इनका रेवेन्यू भी, अगर आप देखोगे 2020 में आप देख लो या 21 के जो क्वार्टर है उसमें देख लो, इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है। क्यों इनका रेवेन्यू बढ़ा? क्योंकि कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई। तो कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी, रेवेन्यू ऊपर गया, इसके वजह से स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर गया है। तो अब जैसे कि लॉकडाउन के समय अगर आप देखोगे, गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, गोल्ड की प्राइस एकदम अच्छी बढ़ गई थी। इसके वजह से इस स्टॉक प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी बढ़ी थी MCX की, क्योंकि कमोडिटी, ये लोग गोल्ड में भी डील करते हैं, आगे हम देखेंगे मार्केट शेयर। क्योंकि गोल्ड का प्राइस एकदम से बढ़ गया, इसके वजह से इनके स्टॉक प्राइस भी ऊपर बढ़ा, क्योंकि इनका रेवेन्यू ऊपर बढ़ गया। तो इस वजह से लॉकडाउन के बाद आप देखोगे इस स्टॉक ने लिटरली छलांग लगाई है, ये इसी रीजन की वजह से, क्योंकि कमोडिटी ने छलांग लगाई। अब बात करते हैं अपन मोट की। मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या अलग है इस कंपनी में। कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि कंपनी में क्या अलग चीज है, क्यों कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रख रही है। तो अगर मुझे MCX की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जो मोट नजर आता है वो है नेटवर्क इफेक्ट का। अब ये क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप फेसबुक क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपके फ्रेंड्स यूज करते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली यूज करती है। और वो लोग फेसबुक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप यूज करते हो, उनके फ्रेंड्स यूज करते हैं। और ये सब देख के, ठीक है, इसीलिए मैं भी फेसबुक यूज करती हूँ, क्योंकि सब लोग फेसबुक पे है। तो ये है नेटवर्क इफेक्ट, क्योंकि सब लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं इसीलिए सब लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको Naukri.com पता होगा, ठीक है। नौकरी पे क्यों सारे लोग नौकरी पे ही अपडेट अपना या रेज्यूमे क्यों डालते हैं? क्योंकि सारे एम्प्लॉयर्स जो है नौकरी पे है। और सारे एम्प्लॉयर्स नौकरी पे क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जिनको नौकरी चाहिए वो लोग नौकरी पे आएंगे। सो बेसिकली, और ये सब देख के जब मैं ये देख रही हूँ कि सारे एम्प्लॉयर्स नौकरी पे है, सारे पार्टिसिपेंट्स नौकरी पे है, तो मैं भी नौकरी पे आती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी या मुझे कोई लीड मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे पता है कि क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे मुझे नौकरी मिलने के, क्योंकि सब लोग उधर ही हैं, ठीक है। तो MCX पे भी ऐसा ही है। MCX पे जैसे बहुत सारे बायर्स हैं, MCX का मार्केट शेयर हम देखेंगे, बहुत अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठी है ये कंपनी। तो क्योंकि MCX पे बहुत सारे बायर्स हैं, MCX पे बहुत सारे सेलर्स हैं, इसलिए ये देख के दूसरे लोग भी MCX पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छे से होती है। इसका मतलब क्या? अगर आपके घर के नीचे एक सब्जी वाला होगा, ठीक है, तो वहां से जो आप सब्जियां खरीदोगे उससे सस्ते में आपको सब्जी कहाँ मिलेगी? सब्जी मंडी में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पे सब्जी मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले होंगे और बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो वहां पे प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सारे सप्लायर्स जो है या सारे सब्जी मंडियां वहां पे है, सारे खरीदने वाले लोग वहां जा रहे हैं। तो उस मंडी में या सब्जी मंडी में
अच्छी प्राइस आपको मिलेगी। वहीं आपके घर के नीचे वाला जो सब्जी वाला है वहां पे आपको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग ही नहीं है उस चीज का भी वो फायदा उठाएगा, राइट। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि MCX पे क्योंकि बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, उस वजह से वहां पे प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी होती है। और ये जब मैं एज अ थर्ड पर्सन देखती हूँ कि यार MCX पे सारे बायर्स हैं, MCX पे सेलर्स ज़्यादा है, जिसके वजह से प्राइस उस कमोडिटी का अच्छा मिलता है, तो मैं भी MCX पे ही जाऊंगी। इसके वजह से इनका मार्केट शेयर आप देखोगे 95 to 96% इन मार्केट शेयर लेके बैठी है हर एक कमोडिटी में जो इसमें डील करती है, राइट। सो ये जो इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट, क्योंकि सारे लोग MCX पे हैं इसीलिए सारे लोग MCX पे है, और इसीलिए सारे लोग MCX पे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छे से होगी कमोडिटी की, क्योंकि बायर्स भी वहीं हैं बहुत सारे, सेलर्स भी वहाँ बहुत सारे हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसके वजह से प्राइस डिस्कवरी मुझे बहुत अच्छी मिलेगी उस कमोडिटी की। और इस मोड की वजह से, इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से क्या है ना, BSE और NSE भी इस कमोडिटीज में आए हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आए हैं, बट ये लोग MCX से मार्केट शेयर नहीं छीन पाए। इसी एक मोड की वजह से ये लोग कितना भी चाहिए, इन्होंने तो फ्री भी ऑफर किया था, लेकिन फिर भी ये लोग मार्केट शेयर MCX से नहीं छीन पाए। इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। और सेकेंड चीज ये, इनको एक ऑपरेटिंग लिवरेज का भी फायदा है, इसको समझते हैं। देखो MCX क्या है, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इनका खर्चा क्या होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनको लगता है इन्होंने ऑलरेडी उस पर खर्चा कर रखा है, ठीक है। और इनका खर्चा होता है टेक्नोलॉजी पे खर्चा होता है और एम्प्लॉयज पे खर्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई ज़्यादा खर्चा है ही नहीं। ना इनको हैवी मशीनरी लगानी पड़ती है, ना इनको एकदम बड़ी सी लैंड लेनी पड़ती है या प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ती है। ज़्यादा कैपेक्स, ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। जो भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है इन्होंने ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा के रखा है। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा इनके पास, उनके लिए इनको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इनका रेवेन्यू इस साल सपोज 500 करोड़ है, अगले साल अगर 1000 करोड़ भी होता है तो भी इनको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो 1000 करोड़ से थोड़ा फिक्स कॉस्ट रहेगा, जो कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट रहता है, उसके बाद डायरेक्टली जो इनका एक्सेस रेवेन्यू आया है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनके फिक्स कॉस्ट बहुत कम है। तो ऐसे में एडिशनल रेवेन्यू डायरेक्टली इनके बॉटम लाइन पे, इनके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसके वजह से आप देखोगे कि इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। आगे हम देखेंगे 40-50% इनके मार्जिन है, क्योंकि कोई खर्चा है ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, जो सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की। तो अगर आप इस कंपनी को 2016 के बाद देखोगे ना, तो आपको एक टर्न अराउंड स्टोरी दिखेगी। जिग्नेश शाह इस कंपनी के प्रमोटर रहे हैं। तो इन्होंने और भी कुछ प्लेटफॉर्म कंपनियां शुरू की थी, जैसे IEX, और दूसरे कंट्रीज में भी इन्होंने कुछ कंपनियां शुरू की थी। इन्होंने NSCL, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज भी शुरू की थी। 2013 में बहुत बड़ा इनका स्कैम हुआ था। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा स्कैम हुआ था कि लोगों को कमोडिटीज ही डिलीवर नहीं हुई थी, क्योंकि ये लोग पैसे खा गए थे। तो इस वजह से जिग्नेश शाह पे काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और क्योंकि जिग्नेश शाह ही MCX के प्रमोटर थे, तो MCX की भी काफ़ी रेपुटेशन खराब हो गई थी। क्योंकि प्रमोटर सेम थे, तो पूरा बोर्ड हटा दिया गया था। तो 2012 से 16 तक पूरा डाउनफॉल आ गया था। एक्चुअल में ये लोग मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, और इनका स्टॉक प्राइस भी अच्छा नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में पूरी मार्केट शेयर ही ये लोग लूज कर रहे थे। तो 2013 में गवर्नमेंट ने पूरा बोर्ड हटा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने कंपनी को वापस खड़ा किया। पूरा मार्केट शेयर इन्होंने फिर से गेन किया, और आज काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर लेके ये कंपनी बैठी है। लीड करते हैं ये कमोडिटी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग में। तो अब आप देखोगे ना, इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 0 है, क्योंकि ये स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने पूरा बोर्ड ही चेंज कर दिया। 15% शेयर होल्डिंग कोटक महिंद्रा बैंक के पास है, तो बाकी की आप देखोगे कि स्कैटर्ड है, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। तो बेसिकली इस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है, और इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट बिठा के रखा है, जैसे PS रेड्डी और बाकी सारे। ये लोग प्रमोटर्स नहीं है, ये लोग बोर्ड ने ही इनको बिठाया हुआ है। तो इसके वजह से, इस रीज़न की वजह से, क्योंकि इसमें कोई प्रमोटर है ही नहीं एज सच, इसके वजह से जब आप इनके बोर्ड की सैलरीज देखोगे, CEO
की या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इनकी सैलरीज देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत ही कम सैलरी है, सिर्फ 2 करोड़ लेते हैं ये लोग। तो अब अपन बात करते हैं इनके मार्केट शेयर की। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेटल्स और स्टोन्स में इनका मार्केट शेयर अराउंड 99% है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है। अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूं अगेन 100% मार्केट शेयर। अब अपन बात करते हैं ADTV, एवरेज डेली टर्नओवर। तो ये क्या होता है, डेली इनका कितने का टर्नओवर हो रहा है। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ADTV, एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ते ही जा रहा है। 2014-15 में मार्केट शेयर लूज करने की वजह से, उस स्कैम की वजह से इनका यहाँ पर डिप था, लेकिन 2020 में आप देखोगे काफी अच्छा इनका डेली टर्नओवर रहा है। 2014 में 27,000 के आसपास था और वो जंप कर करके काफी अच्छे से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है। कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पे इनका जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो भी बढ़ा है। अब आपको स्क्रीन पे कमोडिटी का टर्नओवर भी दिख रहा होगा, लेकिन देखिए ये बदल भी सकता है, क्योंकि जैसे अगर गोल्ड जो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ गया तो आप देखोगे कि रेवेन्यू ज्यादा गोल्ड से आ रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो कमोडिटी है अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो क्रूड ऑयल से ज्यादा परसेंटेज रेवेन्यू आएगा। तो ये कमोडिटी की प्राइस जैसे जैसे बदलती जाएगी वैसे वैसे इनकी रेवेन्यू परसेंटेज ईच कमोडिटी से भी बदलते जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज क्या है। इन्होंने कमोडिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया जैसे MCI कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जैसे आप निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट इंडेक्स फंड्स के जैसे करते हो, इंडेक्स फंड्स के थ्रू करते हो, यहाँ पे भी इन लोग के जो इंडेक्स ऑलरेडी हैं उस पर इन्होंने ट्रेडिंग अलाउ की है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग डायरेक्टली कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे या जिनको नहीं पसंद था वो अब इनडायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेंट बढ़ेगा, इसके वजह से इनको काफी अच्छा रेवेन्यू में फायदा होगा। कमोडिटीज में जैसे मैंने कहा कि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, ये बहुत फ्लक्चुएशन होता है। तो ऐसे में जो हेजर्स हैं, मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर्स या कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको अब हेजिंग का फायदा समझ में आएगा, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। फिर जो स्पेक्यूलेटर्स है, ट्रेडर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और ये लोग ना जो MCX है ये बहुत अवेयरनेस क्रिएट करती रहती हैं, सेमिनार्स लेती रहती है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। और लोगों को अभी जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में पता चल रहा है तो लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जितने ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे उतना ज़्यादा फायदा MCX को होगा। न्यू टाइप्स के जो प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से इनको काफ़ी फायदा होगा। जैसे गोल्ड मिनी ऑप्शन इन्होंने लॉन्च किया है, तो जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा उनको। और जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी ये लोग देंगे, जितनी सहूलियत ये लोग सिस्टम में करेंगे उतने ज़्यादा लोग इनको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रिस्क की। तो ये कंपनी बहुत डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पे। अगर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए, कुछ न्यू पॉलिसीज लाई, तो इस कंपनी को ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। जैसे 2013 में गवर्नमेंट ने CTT, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने की वजह से ये कंपनी के वॉल्यूम्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो ये एक फर्स्ट रिस्क हो गया। सेकेंड रिस्क ये है, देखो सेबी ने एक प्रपोजल लाया, अभी तक ये प्रपोजल है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अभी सेबी सोच रही है इसके ऊपर। तो सेबी ने एक प्रपोजल ये लाया, 1 कमोडिटी 1 एक्सचेंज। तो ऐसे में सेबी ने ये बोला है कि हमें इंडिया को प्राइस मेकर बनना है कमोडिटीज में। जैसे चाइना है, कुछ कमोडिटीज में चाइना प्राइस मेकर है, लेकिन हम सारी कमोडिटीज में प्राइस टेकर है। तो सेबी को चाहिए कि हम प्राइस मेकर बने, तो उसके वजह से सेबी ने 1 कमोडिटी 1 एक्सचेंज लाया। मतलब क्या, जैसे मैंने आपको कहा NSE और BSE भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में है, लेकिन अभी उनके पास इतना मार्केट शेयर नहीं है। तो सेबी को चाहिए, जैसे अभी पूरा मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो MCX के पास है, तो ये एक तरह का मोनोपोली सिचुएशन हो गया। तो सेबी को चाहिए कि ये मोनोपोली सिचुएशन ना रहे, क्योंकि इसको अगर कमोडिटीज मार्केट को डेवलप करना है, कमोडिटीज डेरिवेटिव्स को डेवलप करना है, तो उसको दूसरे प्लेयर्स को भी उतना ही एडवांटेज या उतना ही मार्केट देना पड़ेगा। तो ऐसे में इसलिए सेबी ने 1 कमोडिटी 1 एक्सचेंज लाया। उसका मतलब क्या कि सेबी कुछ कमोडिटीज की लिस्ट में से सेबी बोलेगी हर एक एक्सचेंज को 2 या 3 कमोडिटी लेनी है और वो 2 या 3 कमोडिटी पे उसको डेरिवेटिव मार्केट डेवलप करना है। तो जो कमोडिटीज हैं MCX के पास, क्या वो चले जाएगी? नहीं, मुझे जितना प्रपोजल समझा है ऐसा नहीं है। जो MCX के पास ऑलरेडी कमोडिटीज हैं, जिसका मार्केट शेयर उसके पास है, वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर
एक्स्ट्रा उसको कमोडिटीज में जो डेरिवेटिव, कुछ कमोडिटीज में डेरिवेटिव मार्केट्स नहीं है, डेवलप नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा कमोडिटीज में अगर उसको डेवलप करना है डेरिवेटिव्स मार्केट, तो उसको सिर्फ 2 या 3 कमोडिटीज ही लेनी पड़ेगी। बाकी कमोडिटीज किसके पास जाएगी? एनएससी और बीएससी के पास जाएगी, या अगर कोई और एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आता है तो उनके पास जाएगी। वहीं पे एनएससी बीएससी जिसके पास अभी कोई मार्केट शेयर नहीं है, वो जो नई कमोडिटीज वो लोग लेंगे, वो भी 2 या 3 कमोडिटीज ही लेंगे, लेकिन उन 2 या 3 कमोडिटीज पे अच्छा खासा मार्केट शेयर उनके पास आ जाएगा, जो अगर ये प्रपोजल नहीं होता तो एमसीएक्स के पास आ जाता। अभी तक ये प्रपोजल नहीं आया है, पता नहीं हमें आ सकता है या नहीं आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े इसमें चेंजेस करके आएंगे, क्योंकि हेड ऑफ जो कमोडिटी एसोसिएशन के हेड है, उन्होंने कुछ अपनी सलाह दी है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है। तो वी डोंट नो क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और इसमें एमसीएक्स को, जो एमसीएक्स का करंट बिजनेस है, जो करंट कमोडिटीज है, जो करंट मार्केट शेयर है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ फर्क आएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, जो न्यू कमोडिटीज है उसमें शायद कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे मैं आपको बोल रही थी कि ये बहुत ही रेगुलेटेड बिजनेस है, मतलब इस पे सेबी का काफी अच्छा रेगुलेशन कंट्रोल है, सेबी का कंट्रोल है, तो ऐसे में ये एक रिस्क आ जाता है इस बिजनेस में। और थर्ड रिस्क क्या है? थर्ड रिस्क ये है कमोडिटी के फ्लक्चुएशंस की। अगर कमोडिटी ने अच्छा किया तो एमसीएक्स भी अच्छा करेगा, अगर कमोडिटी ने बुरा किया तो एमसीएक्स भी बुरा करेगा। तो ये एक थर्ड रिस्क है कि ये प्योरली सिक्लिकल बिजनेस है और ये डिपेंड करता है कमोडिटीज के ऊपर। तो अगर कमोडिटीज ने अच्छा नहीं किया तो एमसीएक्स का बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आएंगे। आप पिछले नंबर्स देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ये थोड़ा बहुत सिक्लिकल बिजनेस है। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका। अगर मैं सेल्स देखूं तो अब मैं 2017 से ही सेल्स देखूंगी, क्योंकि 2017 से पहले तो ये पूरा इनका पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ, बोर्ड चेंज हुआ स्कैम की वजह से। तो 2017 से 20 तक अगर मैं इनके सेल्स देखूं तो अराउंड 13% का CAGR ग्रोथ है। आप अगर शुरुआत से देखोगे तो वो आपके लिए फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि टर्न अराउंड कब से हुआ। तो मैंने इधर 2017 से पकड़ा है, क्योंकि उसके पहले तो आपको नंबर्स खराब दिखेंगे, क्योंकि स्कैम की वजह से इनके कुछ साल इनके नंबर्स काफ़ी खराब थे। और अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 2017 से 20 तक 26% की ग्रोथ आई है इनके प्रॉफिट ग्रोथ में। अब अगर मैं FCF की बात करूँ, फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो इस बिजनेस में काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2016, 17, 18, 19, 20 की अगर मैं बात करूँ, 2017 में छोड़ के हर साल FCF जो है फ्री कैश फ्लो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मेरे पॉकेट में कितना पैसा आएगा, हमें उससे मतलब है। तो FCF अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से जनरेट हुए हैं। कंपनी को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्लांट नहीं है, मशीनरी नहीं है, कोई खर्चा करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट है। तो इसके वजह से आप देखोगे कि FCF जो है फ्री कैश फ्लो, हमें उससे मतलब है कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा आने वाला है। तो फ्री कैश फ्लो बढ़ते जा रहा है, फ्री कैश फ्लो हर साल कंसिस्टेंट है, एक साल को छोड़ के। अब एंड में बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखो वैल्यूएशन अभी आज की डेट में अगर मैं देखूं तो स्टॉक प्राइस काफ़ी हाई पे पहुंच गया है, क्योंकि उसका वजह मैंने आपको बताया कि कमोडिटीज़ जो हैं, कमोडिटीज़ में काफ़ी अच्छी रैली हुई है, उसके वजह से इनके बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं। सो अभी स्टॉक प्राइस मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि कमोडिटीज़ ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, इसके वजह से इनके रेवेन्यूज भी अच्छे हैं। 2020 के अगर आप देखोगे और 2021 के क्वार्टर्स की अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज हैं इनके, और आगे जब तक ये कमोडिटीज़ अच्छा करेगी इनके रेवेन्यूज भी अच्छा करेंगे, और इसके वजह से स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छी तरह से तेज़ी दिखाई है इसके स्टॉक प्राइस ने भी। तो मैं पर्सनली अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके शायद कमोडिटीज़ जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे या जब कमोडिटीज़ में अंडर परफॉर्मेंस आएगा तो इनका स्टॉक प्राइस भी नीचे जाएगा, और तब आई विल एंटर, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बिजनेस पसंद है। कि मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज ये है कि लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसकी बात करते हैं, कि इनसे ये जो बेस मेटल्स और स्टोन्स की हमने मार्केट शेयर देखा था, इनसे ये मार्केट शेयर अभी कोई छीन नहीं सकता, और इसके वजह से मैं इस पे एंटर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, इस प्राइस पे नहीं। मैं शायद जब इस पे कमोडिटीज में डिप आएगा इसके
वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी नीचे जाएगा और तब मैं ज़रूर एंटर करूंगी इस स्टॉक में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझा होगा। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस की हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन सी चीज़ें मैंने मिस की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।